गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको जैसे पता है कि पिछले क्लास में हमने राष्ट्रभाषा का जो विश्लेषण यहाँ पे दिया गया है एक निबंध के तौर पर, उसका हमने अध्ययन किया है। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हमारी जो हिंदी भाषा है वो राजभाषा के तौर पर कैसे उसका प्रयोग होता है, अथवा कौन से तारीख से अथवा कौन से दिनांक से उसकी शुरुआत हो गई है राजभाषा के नाम से। तो इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले जितने भी मैंने क्लासेस आपको लिए हैं उसमें बोली भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रीय भाषा अथवा राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, संपर्क भाषा, इसके बारे में हमने अध्ययन भी किया है और इसका विश्लेषण भी हमने किया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये जो सब कुछ है वो हिंदी भाषा के विविध रूप अथवा हिंदी भाषा के विविध विधाओं के रूप में हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। यानी इसका अर्थ यह है कि हिंदी भाषा हम कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं अथवा किस तरह से हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल हासिल की है। तो वैसे ही ये जो राजभाषा है वो भी एक हिंदी गद्य की अथवा विधा की एक रूप है। तो उसका ही हम लोग अभी इस क्लास में उसका अध्ययन करने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिंदी भाषा के ये जो विविध रूप हैं, इसके ऊपर आपको एक प्रश्न दिया जा सकता है 10 मार्क्स के लिए अथवा 7 मार्क्स के लिए टिप्पणी के तौर पर। तो उसमें आपको क्या करना है, तो प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के विविध रूप के ऊपर टिप्पणी लिखिए, अथवा आपको सिर्फ एक वर्ड दिया जाएगा अथवा एक शब्द दिया जाएगा, जैसे राजभाषा। प्रश्न होगा टिप्पणी लिखिए, नीचे दिया जाएगा राजभाषा। तो अभी ये जो राजभाषा आपको प्रश्न दिया गया है, तो आपको ये अनुमान लगाना है कि आपको क्या करना है, इस राजभाषा टॉपिक पर विश्लेषण करना है। तो वो जो है वो 7 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और कभी कभार 14 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अथवा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, ये जो राजभाषा है जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती जाऊंगी, एक एक वाक्य पढ़ती जाऊंगी और उसका विश्लेषण करती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास किताब है तो पेज नंबर 87 पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज करके वहाँ पे उन्होंने हेडिंग दिया है, पाठ का नाम जैसे हम लोग बोलते हैं वो नाम दिया है, शीर्षक दिया है। तो उस शीर्षक का अध्ययन हम लोग इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो राजभाषा राजकाज करने की भाषा है। देखिए यहाँ पे पहले वाक्य में ही उन्होंने क्या किया है, इसका विश्लेषण किया है कि राजभाषा क्या है। हमारे भारत देश की जो भी राजकारण की जो भी व्यवसाय होता है, व्यवहार होता है, उसके लिए हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा अथवा राजकाज की भाषा करके हम लोग कहते हैं। अर्थात राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है। यानी यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राजभाषा वह भाषा है जहाँ पे पूरे देश की जो राजकारण होता है, राजकीय कारोबार जो होता है, जो हमारे भारत देश का व्यवहार का कार्य होता है, उसमें जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उस भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। और 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी यहाँ पे उन्होंने कहा गया है कि ये जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है अथवा राजभाषा है, वो किस दिन से हम लोगों ने हिंदी इस भाषा को स्वीकार किया है राजभाषा के तौर पर। तो यहाँ पे उन्होंने डेट दिया है, दिनांक दिया है, जो है 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो यहाँ पे
ये जो 14 सितंबर अथवा 14 सितंबर ये जो दिनांक दिया है, आपको पता है इस दिन से हम लोग हिंदी दिवस करके ये दिन हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिनांक से ही हम लोगों ने क्या किया है, ये जो हिंदी भाषा है उसका हमने राजभाषा के तौर पर उसका प्रयोग करने के लिए हमने शुरुआत की है। और वहाँ पे उन्होंने ईस्वी सन अथवा साल भी दिया है, जो कि 1949 में हिंदी को संघ राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। यानी हमारा जो संघ है, यानी हमारा जो भारत देश है, उसने क्या किया है, ये 14 सितंबर 1949 से हिंदी को राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। भारत के संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा संविधान है, ये जो हाँ, यहाँ पे 17 के अनुच्छेद का उन्होंने विवरण किया है। 17 अनुच्छेद का अर्थ होता है, जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल्स बोलते हैं, वैसे ही आर्टिकल्स को हम लोग हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। तो 17 भाग आर्टिकल 343 में, तो अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि हमारी संघ की राजभाषा यानी हमारी राष्ट्र की राजभाषा देव हिंदी होगी, और वो है देवनागरी लिपि में होनी चाहिए और दूसरी लिपि में नहीं होनी चाहिए। तो इस 17 भाग और 343 इस आर्टिकल में लिखा गया है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसको हमने क्या किया है, राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है, और वो जो भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही होना चाहिए। तो ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद से हमको ये पता चलता है कि हमारी संघ की राजभाषा हिंदी है। तब आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है और वहाँ पे लिखना है भाग 17 अनुच्छेद 343 अथवा 343। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ती हूँ। यहाँ संघ की राजभाषा से तात्पर्य संघ के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा से है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने संघ की परिभाषा बताई गई है अथवा संघ का अर्थ बताया है। तो संघ का अर्थ यह है कि जो राष्ट्र जिस भाषा में अपना कारभार करना चाहता है अथवा कार्य करना चाहता है, उस भाषा को ही उस संघ की भाषा कही जाती है। तो यहाँ पे भारत देश में जिस भाषा का प्रयोग करते हुए जितने भी व्यवहार होते हैं, मान लीजिए पत्र व्यवहार, संविधान में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वो उस भाषा को उन्होंने क्या किया है, संघ की भाषा के तौर पर उसको नाम दिया है और कहा गया है कि संघ की भाषा का अर्थ है प्रशासनिक भाषा। ठीक है, आपको प्रशासनिक भाषा और संघ की भाषा, ये जो दो शब्द है वो एक ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करके लेना है और याद रखना है, संघ की भाषा और प्रशासनिक भाषा दोनों जो है वो एक ही बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्य के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त करके योग्य प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये कहा गया है कि ये जो भाषा होती है वो हमारे संविधान के तौर पर भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमारे भारत देश में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी पत्र व्यवहार होते हैं, वो सब कुछ जो है वो इस हिंदी भाषा से ही होता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हमारे संविधान में भाग 17 में 343 इस अनुच्छेद में अथवा आर्टिकल 343 में ये कहा गया है कि भारत देश ने हिंदी भाषा को प्रशासनिक
भाषा के तौर पर अथवा राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पूरे भारत देश में संविधान के लिए, प्रशासनिक कार्य के लिए अथवा हमारे जितने भी कार्यालय हैं उनमें कार्य करने के लिए हम हिंदी भाषा जो देवनागरी लिपि में है उसी को हम लोग उपयोग करते हैं। राजभाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुणधर्म क्या है। जैसे हम लोग गुणधर्म अथवा विशेषताएं का अर्थ ये होता है, आप फीचर्स भी कह सकते हैं, अथवा इसके जैसे हम लोग बोलते हैं कि अच्छे गुण क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये भी हम लोग इससे तय कर सकते हैं। अथवा इसका अर्थ मैं बता रही हूँ कि विशेषताएं का अर्थ क्या है, तो एडवांटेजेस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये राजभाषा है, उसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वह संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा है। सबसे पहले ये जो राजभाषा है उसको हमारे संविधान ने क्या किया है, उसको राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है और हिंदी जो देवनागरी लिपि में है वही हमारी राजभाषा है अथवा मान्यता प्राप्त ऐसी संविधान होती हैं। यहाँ पे जो है दूसरी विशेषताएं ये बताई गई है, अथवा जैसे हम लोग बोलते हैं फीचर्स, तो इसमें दूसरा फीचर्स ये है कि ये जो शब्दावली है, शब्दावली का अर्थ होता है जिस भाषा में हम लोग शब्दों का चयन करके रचना करते हैं अथवा की रचना करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शब्दावली। अगर मैं आपको इंग्लिश में अगर इसमें सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँगी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसको हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो शब्दावली का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये जो राजभाषा है अथवा ये जो हिंदी भाषा है वो एक परिभाषिक भाषा है। परिभाषिक का अर्थ होता है, देखिए परिभाषा का अर्थ होता है डेफिनेशन। तो अगर हम लोग किसी भी वर्ड का अगर हम लोग डेफिनेशन निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। अभी मैंने आपको राजभाषा की परिभाषा बताई, यानी डेफिनेशन ऑफ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये डेफिनेशन क्या है अथवा परिभाषा क्या है, तो परिभाषा यह है कि हमारे भारत देश में जो संविधान के लिए अथवा प्रशासनिक कार्य के लिए जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग राजभाषा अथवा ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे शुद्ध हिंदी का हमने प्रयोग करते हुए परिभाषा की रचना की है। परिभाषा की रचना करना यानी यहाँ पे मैंने दूसरे भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। ये जो वाक्य रचना की है वो शुद्ध हिंदी में व्याकरण उचित होते हुए, यानी व्याकरण जो है वो सही तरीके से हमने प्रयोग करते हुए इस राजभाषा की जो है परिभाषा हमने बनाई है। तो यहाँ पे जो है जिस हिंदी भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं वो शुद्ध हिंदी भाषा है, उसको हमने मान्यता दी है हिंदी भाषा को। और ये जो भाषा की रचना हम लोग करते हैं अथवा वाक्य की रचना करते हैं, वहाँ पे हम लोग व्याकरण सही तौर पे उसका प्रयोग करते हुए उस वाक्य की रचना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भाषा को जो है यानी हिंदी भाषा को परिभाषिक कह रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, उसमें विशिष्ट शैली का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे शैली का अर्थ होता है लिखने का तरीका। तो ये जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं वो एक विशिष्ट उसकी जो है वो शैली है। इसका अर्थ क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है
कि हमारे संविधान ने हिंदी भाषा को स्वीकार तो किया है, साथ ही साथ लिखने का जो तरीका है वो देवनागरी लिपि में है। जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है उसी भाषा को हमारे भारत देश ने स्वीकार किया है। यानी अभी इसका तात्पर्य यह है कि जिस शैली का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं वो शैली है देवनागरी लिपि यानी लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आपको टिप्पणी लिखिए करके अगर प्रश्न आता है तो उसमें आपको ये प्रश्न दिया जाता है कि राजभाषा की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राजभाषा की परिभाषा लिखनी है, राजभाषा की डेफिनेशन लिखना है, फिर बाद में उसकी विशेषताएं कुछ इस तरह से है कि ऐसे हेडिंग देना है और फिर एक के बाद उसकी विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये जो हिंदी भाषा है वो हमारे संविधान ने अथवा प्रशासन ने स्वीकार किया है। दूसरा, उसकी जो शब्दावली है वो परिभाषिक भाषा है। और एक पॉइंट है यहाँ पे ये दिया गया है कि इसमें जो है विशिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है, अथवा यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो संविधानिक भाषा है वो सीधे तौर पर हमारे राष्ट्र से अथवा हमारे प्रशासन से संबंध रखती है। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। अभी आगे बढ़ते हैं। उसका प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। देखिए, यहाँ पे ये कहा गया है हमारी ये जो राजभाषा है हिंदी, इसका जो प्रयोग करने का जो वातावरण है अथवा इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हम लोग क्या करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं एज अ राजभाषा, यानी राजभाषा के तौर पर। देखिए, यहाँ पे हिंदी भाषा हम लोग किसी दूसरे देश की राजभाषा नहीं हो सकती, वहाँ पे हर एक देश की अलग अलग राजभाषा है। तो यहाँ पे यही कहने का तात्पर्य है कि ये जो हिंदी राजभाषा है उसका प्रयोग हम लोग सिर्फ भारत देश में ही कर सकते हैं, ना कि फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि हर एक देश की अपनी अपनी राजभाषा है और वो अपनी ही भाषा में क्या करते हैं, अपना प्रशासनीय कार्य करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक विशेषता ये बताई गई है कि ये जो राजभाषा है उसका जो प्रयोग है वो क्षेत्र सीमित है। आगे, यह जरूरी नहीं है कि राजभाषा संबंधित राष्ट्र की ही कोई भाषा हो। देखिए, अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है अथवा महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई गई हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारे भारत देश में बोली जाने वाली जो भाषाएं है उसी में से भाषा को हम लोग सिलेक्ट करके अथवा चयन करके उसको ही हम लोग राजभाषा बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लीजिए अगर हमको जो है अथवा हमारे सरकार को जो है अगर अंग्रेजी में हमारा प्रशासनिक कार्य करना है अथवा संवैधानिक कार्य करना है तो उस भाषा का प्रयोग करते हुए भी वो अपना कार्यकारभार जो है वो चला सकता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ऐसा जरूरी नहीं कि राजभाषा संबंधित राष्ट्र ही कोई भाषा हो, राष्ट्र की ही कोई भाषा हो। यानी अगर आप अपने संविधान के लिए अथवा अपना कार्य करने के लिए प्रशासनिक कार्य अथवा सरकार का कार्य अगर दूसरे अथवा फॉरेन लैंग्वेज का भी अगर आप प्रयोग कर सकते हैं तो आपको क्या है, स्वतंत्रता है अथवा फ्रीडम है उस भाषा का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये राजभाषा जो है उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो वो सिर्फ जो है हिंदी भाषा वो हमारे भारत देश से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारी हिंदी भाषा है वो दूसरे कंट्री की राजभाषा नहीं हो सकती, सिर्फ ये हमारे राष्ट्र से ही जुड़ी हुई है, हमारे राष्ट्र से ही उसका संबंध है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखने का तरीका है
अथवा भाषा शैली का जहाँ पे यहाँ पे उपयोग किया गया है वो है देवनागरी लिपि। तो ये जो लिखने का जो तरीका होता है भाषा का, वो भी उसका उसमें भी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है, एक विशिष्ट रूप है। ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत देश में बोली जाने वाली भाषा को ही आपको सिलेक्ट करके उसी को ही राजभाषा बनाना है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज अथवा दूसरे राष्ट्र के अथवा विदेशी राष्ट्र के अथवा विदेशी भाषा का प्रयोग करके अगर आपको प्रशासनिक कार्य करना है, संवैधानिक कार्य करना है, तो आपको उस भाषा का प्रयोग करने की भी अनुमति अथवा फ्रीडम है, स्वतंत्रता है। यानी हम लोग सिर्फ हिंदी भाषा से ही जुड़े रहना चाहिए, ऐसी ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी के शासनकाल में भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। देखिए, यहाँ पे वही बताया गया है कि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले अथवा पूर्व जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो अंग्रेजी भाषा ही थी। आपको पता है स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कारभार चलता था, सरकारी कारभार, वो इंग्लिश जो है अथवा अंग्रेज़ी जो भाषा है उसमें ही चलता था। अंग्रेज़ी भाषा को हिंदी में रूपांतरण करने के लिए 2-3 साल लगे हैं। तो आपको पता है कि 1950 में हम लोगों ने ये तय किया कि हमारा जो प्रशासनिक कार्य होगा, हमारा जो संविधान होगा, वो हिंदी में भी होगा। तो हम लोग तब तक क्या कर रहे थे, अंग्रेजी में ही अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते थे, अपना अपनी जो सरकार है अथवा हमारा जो प्रशासन है उसको हम लोग चला रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राजभाषा है, यहाँ पे हम लोग ये कहा गया है, अगर आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए राजभाषा के लिए अगर प्रयोग करते हुए प्रशासन के लिए सरकारी कार्यकाज के लिए अगर हिंदी भाषा का प्रयोग करना है तो आप हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी अगर भाषा का आपको प्रयोग करना है तो आपको स्वतंत्रता दी गई है कि जो आपको सरल लगे, आपको जैसे अच्छा लगता है उस भाषा का आप अनुकरण करके प्रयोग करके क्या कर सकते हो, संविधान का कार्यभार जो है वो चला सकते हो। आगे, एक राष्ट्र की राजभाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये कहा गया है कि राजभाषा, जैसे कि हमने हिंदी भाषा को ही राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, अज्यूम कीजिए कि हमने राजभाषा के तौर पर यानी हमारा सरकारी कामकाज के लिए हमने इंग्लिश अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी राष्ट्रभाषा जो है वो अलग हो सकती है और राजभाषा जो है वो भी अलग हो सकती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एक राष्ट्र की राजभाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है या कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही कहा है कि अगर हम लोग हमारी राजभाषा राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों हिंदी ही है तो भी चलता है। अगर हमारी राजभाषा अंग्रेजी है और राष्ट्रभाषा हिंदी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कारभार हम लोग अच्छी तरह से आगे चला सकते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी संघ की राजभाषा के पद पर भी आसीन हुई है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसी भाषा को हमने क्या किया है, राजभाषा के तौर पर हमने उसको स्वीकार किया है। यहाँ पे आसीन होना यानी उसको गद्दी पर बिठाना। ठीक है। तो ये जो राजभाषा हिंदी है उसको ही हमने क्या किया है, गद्दी पर जो है, सरकारी गद्दी पर उसको आसीन किया है, यानी वो विराजमान है अथवा वो बैठी है। तो यहाँ पे हमारे संविधान में ये लिखा है कि अगर भारत देश को हिंदी भाषा का
प्रयोग करते हैं उसको अगर राजभाषा बनाना है तो आप बना सकते हो। अगर आपको किसी विदेशी भाषा का प्रयोग करते हुए अपना राजकारभार चलाना है तो आप उस भाषा का भी प्रयोग करते हुए अपना राजकारण चला सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे हमारे लोगों को अथवा हमारे भारतवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल पाई है ताकि वो किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। आगे 14 सितंबर 1949 को हिंदी की राजभाषा स्वीकृत हुई। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14 सितंबर 1949 को जो है वो हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा के तौर पर उसको हमने स्वीकृति दी है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14 सितंबर जो है वो हम लोग हिंदी दिवस के नाम से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों सेलिब्रेट करते हैं अथवा क्यों हम लोग उस दिन को इतना महत्व देते हैं हिंदी दिवस कहकर, तो उसके पीछे ये कारण है कि उसी दिन जो है हमने हिंदी भाषा को राजभाषा तौर पर उसको स्वीकारा गया है अथवा उसको स्वीकार किया गया है। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को भारत भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस 14 सितंबर को ही हम लोग क्या करते हैं, हिंदी दिवस नाम से हम लोग उसको मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे भारत देश को 1947 को हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली। तब तक जो है हमारे भारत देश में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करते हुए सरकार का जितना भी कामकाज था वो चलता रहता था। फिर बाद में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब तक हमारा संविधान हिंदी भाषा में उसका अनुवाद नहीं होता तब तक हम लोगों ने क्या किया है, अंग्रेजी भाषा को ही राजभाषा के तौर पर स्वीकार करते हुए अथवा मान लीजिए कि जो भी सरकार का कामकाज चलता था वो इसी अंग्रेजी भाषा में चलता था। फिर बाद में 1950 से 26 जनवरी 1950 से हम लोगों ने हमारे संविधान में ये जो हिंदी भाषा है उसको हमारी राजभाषा के रूप में उसको स्वीकार किया है। यानी इसी दिन से हम लोगों ने हमारा जितना भी संवैधानिक कार्य है, जितना भी सरकारी कामकाज है, वो हमने क्या किया है, इस दिन से हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए ही हमने सरकारी कामकाज किया है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली। यानी हमारी संविधान ने उसको स्वीकृत किया अथवा स्वीकार किया राजभाषा के तौर पर। भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में क्रमश अनुच्छेद 120, 202 माफ कीजिएगा 210 तथा 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में जो कहा गया है वह इस प्रकार है। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें इस राजभाषा के बारे में क्या लिखा है अथवा हमको क्या ऐसी अनुमति है कि राजभाषा के ऊपर अगर हम लोग कुछ भी अगर कुछ जैसे हम लोग बोल सकते कुछ अगर चेंजेस करना हो, कुछ बदलाव लाना हो, तो हम किस आर्टिकल को पढ़ के कुछ चेंज कर सकते हैं अथवा बदलाव कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है। अथवा राजभाषा कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो कितने हमको अगर वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है अथवा हमको कुछ वहाँ पे पाबंदी है, इसके बारे में भी कहा गया है। कितनी आपको स्वतंत्रता मिली गई है अथवा नहीं, इसके बारे में इस अनुच्छेद में लिखा है। तो अभी यहाँ पे यही कहा गया है कि हमारे सब भारतीय संविधान में 5, 6 भाग 5
भाग 6 तथा भाग 17 में अनुच्छेद, अनुच्छेद का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिकल है, तो आर्टिकल 120, 210 तथा 343 से, यानी 343 फ्रॉम 343 टू 351। तो यहाँ पे क्या लिखा है इस आर्टिकल में, राजभाषा के रूप में अथवा राजभाषा के बारे में, इसका हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ। भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा का निर्देश दिया गया है कि संसद में कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। तो देखिए, ये जो भाग 5 है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि पार्ट 5 आर्टिकल 120 में संसद में माफ कीजिएगा, संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, यानी ये जो हमारा संसद है, जो हम लोग आपको पता है कि लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा जो भी हमारी जो संसद है, उसमें किस भाषा का प्रयोग करते हुए हर एक व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है कि वो अंग्रेजी अथवा हिंदी, सिर्फ इन दो भाषाओं में ही अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर सकता है, अथवा संसद में इन दो ही भाषाओं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि कोई संसद सदस्य इन दोनों भाषाओं में आपको अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो वे अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। देखिए, तो पहले तो हमारे आर्टिकल में यानी संविधान में ये एक नियम है कि संसद में जो है, यानी हमारा जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे हम लोग हिंदी अथवा इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर एक संसद का व्यक्ति जो है, सदस्य जो है, उसको हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, तो हमारे संविधान ने उसको छूट दी है कि वो क्या कर सकता है, अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है अथवा संसद में उसको प्रकट कर सकता है। इस संदर्भ में अनेक कथन का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद करने की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो व्यक्ति है अथवा ये जो संसद का सदस्य है, उसको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो वो क्या करता है, अपने जो विचार है वो अपनी मातृभाषा में व्यक्त करता है। अगर उसकी जो भाषा है, वो जो मातृभाषा है, अगर संसद के दूसरे व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रही है, तो वहाँ पे उसके बोल को अथवा उसके विचारों को अनुवाद करके दूसरे व्यक्तियों के तक अथवा दूसरे सदस्यों तक पहुँचाया जाता है। यानी उसकी मातृभाषा को अनुवाद करते हुए, हिंदी अथवा इंग्लिश में अनुवाद करते हुए उसके बोल को हम लोग दूसरों के सामने अथवा पार्लियामेंट के जो दूसरे सदस्य हैं उनके सामने हम लोग प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि यहाँ पे अगर उसकी मातृभाषा दूसरे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी या अंग्रेजी में उसके अनुवाद करके हम लोग दूसरों को समझा सकते हैं। ये भी व्यवस्था है करके यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, राजभाषा की परिभाषा क्या है अथवा डेफिनेशन क्या है, दूसरा जो है हमारी राजभाषा की विशेषताएं क्या है, जैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। तो आगे के क्लास में हमारे संविधान ने क्या राजभाषा के नियम बनाए हैं अथवा क्या छूट दी गई है अथवा क्या पाबंदी है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।